नमस्कार, मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शिल शर्मा। आप देख रहे हैं मंडावा न्यूज़ अपडेट का द रेड शो, जिसकी शुरुआत हमने 2 एपिसोड पहले करी थी। आज ये तीसरा एपिसोड है। इन 2 एपिसोड को आपने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों ने इन वीडियोज़ को शेयर भी किया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये तीसरा एपिसोड है। इस वीडियो सीरीज़ में, इस शो में हम ऐसी कहानियाँ, ऐसे केसेस की बात करते हैं जो कि मिस्टीरियस है, या फिर ऐसे केसेस जो कि अनसॉल्व्ड है, पुलिस भी उनको बहुत सारी तफ्तीश के बाद भी सुलझा नहीं पाई। इसके अलावा इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनके बारे में लोगों को, कुछ को पता तो होता है बट उतना डिटेल में नहीं पता होता, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में इस शो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, आप तक कहानियाँ पहुँचाऊँगा। उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत तीसरे एपिसोड की एक नई कहानी के साथ। ये कहानी भी भारत से जुड़ी हुई है। भारत की जो गरिमा है, अखंडता है, एकता है, उससे जुड़ी हुई है। आतंकवादियों ने भारत की एकता, अखंडता को तोड़ने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। उनमें से चाहे वो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 में दिल्ली में अटैक हो, या फिर और भी समय समय पर बहुत सारी सीज फायर उल्लंघन चलता रहता है। उसके अलावा भी आतंकवादी अटैक करते रहते हैं। उनमें से ही एक अटैक था जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सतर्कता के कारण असफल हो गया। आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। 2001 के दिसंबर में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। उसके तुरंत बाद 2002 के आसपास फिर से एक आतंकवादी प्लानिंग करने लग गए थे। दिल्ली पुलिस का एक अफसर किसी केस के तफ्तीश के सिलसिले में कश्मीर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बीएसएफ के एक अफसर से होती है। बीएसएफ ने वहाँ पे कुछ आतंकवादियों को मारा था, उनका एनकाउंटर किया था। उन आतंकवादियों से उन्हें कुछ डायरियाँ मिली थी। बीएसएफ का वो अफसर दिल्ली पुलिस के अफसर को वो डायरियाँ दिखाता है। दिल्ली पुलिस का अफसर उन डायरियों को खंगालता है और कोशिश करता है कुछ जानकारी जुटाने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से लिंक्ड थी, उनसे ही मिली थी। उसके बाद एक डायरी के आखिरी पन्ने पर उसे एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ मिलता है। वो ईमेल एड्रेस वो लेकर दिल्ली आ जाता है और अपनी तफ्तीश करता है, अपनी छानबीन करता है। उस तफ्तीश के आधार पर ही उसने दिल्ली के इंडिया गेट को बचा लिया था। 2003 से पहले इंडिया गेट के आसपास का माहौल, जो आज का माहौल है, उससे बहुत अलग था। वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट या जाने वाला इंडिया गेट के नीचे तक जा सकता था, यहाँ तक कि इंडिया गेट को छू सकता था। लेकिन 2003 के बाद यह सब कुछ बदल गया। इंडिया गेट एक तरह से वॉर मेमोरियल है। यहाँ पे करीब 70,000 इंडिया के सैनिक जो कि युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे, उनके नाम अंकित है। इसलिए ये भारत की गरिमा के लिए, एकता और अखंडता के लिए एक अलग मिसाल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1921 में इंडिया गेट बनना शुरू हुआ था, जिसका काम 1931 में कंप्लीट हुआ, यानी कि 1931 में इंडिया गेट बनकर कंप्लीट हो गया था। इंडिया के अलग अलग राज्यों में पुलिस द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं अपनी सुविधा अनुसार। कुछ केस और उनके अनुसार उनकी तफ्तीश करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। कहीं पे एसओजी है, कहीं पे एसआईटी है, कहीं पे और कोई डिपार्टमेंट है। ऐसे ही 1986 में दिल्ली में स्पेशल सेल की स्थापना की गई, यानी कि दिल्ली पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट स्पेशल सेल के नाम से बना दिया गया। इनका मुख्य उद्देश्य था, जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं या कोई इनपुट मिलता है उसके बारे में तफ्तीश करना, जानकारी जुटाना और दिल्ली की सुरक्षा करना, इसका मेन उद्देश्य था। भारत की जो संसद है दिल्ली में, उस पर दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। 2002 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एसीपी प्रदीप कुशवाहा कश्मीर जाते हैं। ये सर्दियों का मौसम था, लगभग नवंबर दिसंबर की ये बात है। उस समय किसी केस की तफ्तीश के सिलसिले में वो कश्मीर जाते हैं। उस समय स्पेशल सेल के हेड थे नीरज कुमार, जो कि डीसीपी थे। कश्मीर में प्रदीप की मुलाकात बीएसएफ के डेप्यूटी कमांडेंट से होती है। वहाँ पे उन्होंने कुछ आतंकवादियों का एनकाउंटर किया था और उनसे कुछ डायरियाँ मिली थी। वो डायरियाँ बीएसएफ के डेप्यूटी कमांडेंट एसीपी प्रदीप कुशवाहा को दिखाते हैं। प्रदीप उनको खंगालते हैं। उन्हें कुछ स्पेशल कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक डायरी के लास्ट पन्ने पर कोई ईमेल आईडी लिखी हुई थी। वो ईमेल आईडी थी rashid32xxxx@hotmail.com।
यानी कि राशिद 324 times x@hotmail.com। एसीपी प्रदीप उस मेल को अपने पास नोट करते हैं और वापस दिल्ली आ जाते हैं। उस समय दिल्ली स्पेशल सेल के हेड थे नीरज कुमार। दिल्ली आने के बाद प्रदीप कुशवाहा उस ईमेल को ट्रेस करते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब उन्होंने उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया तो उन्हें पता चला कि उस मेल पर कुछ मेल आ रही हैं और उसको ऑपरेट दिल्ली से ही किया जा रहा है। तो उन्होंने पहली मेल देखी जो कि 1 फरवरी 2003 को आई थी, जो दिल्ली के ही पहाड़गंज के किसी कैफ़े से आई थी। उसके बाद 3 फरवरी की मेल दरियागंज के किसी कैफ़े से आई थी। फिर उसके 4 दिन बाद मोती बाग, जो कि दिल्ली का ही एक इलाका है, वहाँ से एक कैफ़े से फिर से मेल करी गई थी। ये जो भी इलाके थे, जो भी कैफ़े थे जहाँ से इस मेल को ऑपरेट किया जा रहा था, वो सेंट्रल दिल्ली का ही इलाका था। एक बात तो साफ थी कि जो भी कोई शख्स है जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो सेंट्रल दिल्ली के आसपास ही कहीं रह रहा है। तो पुलिस को इस बारे में एक इनपुट मिला और पुलिस के कान खड़े हुए, क्योंकि दिसंबर 2001 में ही पार्लियामेंट अटैक हो चुका था। तो फिर से आतंकवादी साजिश की पूरी संभावना थी, इसलिए स्पेशल सेल पहले से ही अलर्ट हो जाती है। उसके बाद एक दिन उस पर एक मेल आती है जिसमें लिखा था, आपके पास फुटबॉल है, इस फुटबॉल का क्या करना है यह आप बेहतर जानते हैं, मैच की तारीख जल्द ही बता दी जाएगी, ऐसा उस मेल में लिखा गया था। उसके बाद एक और दूसरी मेल आई, उसमें लिखा था, मैच की तारीख फिक्स होने तक प्लेयर का ख्याल रखना है, आपके जिम्मे है, कोई बात होगी तो क्या करना है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस मेल के ऊपर तफ्तीश चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन जारी थी स्पेशल सेल की। तो कुछ दिनों बाद एक तीसरी मेल आती है जिसमें लिखा था, मैच का डेट फिक्स हो गया है, वर्ल्ड कप का फाइनल 25 को तय हुआ है, टाइम वही है मैच का, बेस्ट ऑफ लक, ये उस तीसरी मेल में लिखा गया था। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस बारे में और तफ्तीश की जानकारी जुटाई तो एक कॉमन वर्ड इन मेल में दिखा, वो था चाचू। चाचू के बारे में जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये जकी उर रहमान लखवी के लिए यूज़ किया जा रहा है। जकी उर रहमान लखवी को चाचू कहकर बुलाया जाता था, जो कि लश्कर ए तैयबा का मास्टरमाइंड था। यानी कि जब 2008 के मुंबई अटैक हुए थे उनमें यही मास्टरमाइंड था। वो पूरा लाइव देखकर अपने जो भी आतंकवादी थे उनको बता रहा था कि कैसे कैसे करना है, पूरे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, यही उसका मास्टरमाइंड था। तो जब दिल्ली पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो अलर्ट हो जाती है और उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों की ही कोई साजिश की जा रही है ताकि दिल्ली या भारत पर अटैक किया जा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, तभी उस ईमेल पर एक और मेल आती है जिसमें कुछ कोड का यूज़ किया गया था। यह कोड न्यूमेरिकल था, यानी कि इसमें गिनती का यूज़ किया गया था, जैसे 8 9 7 5 4 2 ऐसे कुछ कोड का यूज़ किया गया था। तो अब पुलिस के सामने यह एक समस्या थी कि इसको डीकोड कैसे किया जाए जिससे आतंकवादियों के मंसूबों का पता चल सके। स्पेशल सेल के अधिकारियों के कान खड़े होते हैं, वे इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो प्रदीप कुशवाहा थे वो भी आईटी सेल में पहले काम कर चुके थे, इसलिए उनको भी इस बारे में एक्सपीरियंस था, वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद यूएस के किसी एक्सपर्ट की मदद लेने का फैसला किया जाता है। जब उस एक्सपर्ट से बात की गई तो उसने इस बारे में जो भी एक्सपेंस लगेगा, उसकी जो फीस है, उसका एक बिल बनाकर भेजा। वो बिल डॉलर में था, जिसके बाद एसीपी ने यह बिल डीसीपी को दिया और डीसीपी ने हायर अथॉरिटीज़ को यह फंड रिलीज़ करवाने के लिए और परमिशन के लिए भेजा। लेकिन इस परमिशन में टाइम लगना जाहिर था क्योंकि उस समय बहुत ही धीरे काम हुआ करता था, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश जारी रखी ताकि इस कोड को डिकोड किया जा सके और आतंकवादियों के मंसूबों का पता लगाया जा सके। इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी, कोड को डिकोड करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दरमियान में 21 फरवरी 2003 को प्रदीप कुशवाहा का एक बचपन का दोस्त विवेक ठाकुर दिल्ली आता है। क्योंकि वो बचपन का दोस्त था और बचपन में ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि वो बड़ा अफसर बन गया। हालांकि प्रदीप कुशवाहा एसीपी थे स्पेशल सेल के, लेकिन बचपन की दोस्ती तो बचपन की दोस्ती ही होती है। तो वो उनसे मिलने उनके ऑफिस आता है। जब विवेक प्रदीप कुशवाहा से बात करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ परेशान है। अब विवेक ठाकुर भी आईटी एक्सपर्ट था, उसे भी इस बारे में नॉलेज था, तो प्रदीप उसे इस कोड के बारे में बताते हैं। विवेक बोलता है कि मैं इसे डिकोड कर दूंगा,
लेकिन प्रदीप बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये डिकोड नहीं हो रहा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी विवेक बोलता है कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। उसके बाद विवेक इसको डिकोड करने में लग जाता है। इसके बाद 21 फरवरी की शाम के समय फैसला किया जाता है कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें आगे के प्लान के बारे में चर्चा होगी। नीरज कुमार एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें एसीपी सहित स्पेशल सेल के अन्य अधिकारियों और पुलिस वालों को बुलाया गया था। उस समय एसीपी जहां बैठते थे उससे हेडक्वार्टर की दूरी करीब 40 से 45 मिनट की थी। तो एसीपी वहां से निकल रहे होते हैं, तभी वो विवेक से पूछते हैं कि क्या ये डिकोड हुआ। तो विवेक बोलते हैं हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसे कर दूंगा। तो वो कुछ झल्ला कर गुस्से में भी बोलते हैं कि जब हो जाए तो बताना। उसके बाद वो विवेक को बोलते हैं कि तुम इसे डिकोड करो, मैं आता हूँ। तो विवेक बोलता है कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो गाड़ी में भी विवेक उसे डिकोड कर रहा होता है। वहाँ हेडक्वार्टर पहुंचकर गाड़ी से उतर जाते हैं और जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तभी विवेक जोर से चिल्लाता है कि हो गया। जब प्रदीप उससे इस बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि कोड डिकोड हो चुका है। दोनों हेडक्वार्टर में जाते हैं और नीरज कुमार को इस बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये कोड डिकोड हो चुका है, जो कि न्यूमेरिक्स में था। क्योंकि ये न्यूमेरिक कोड था तो इसमें 0 का मतलब था A, 1 का मतलब था B, 2 का मतलब था C, ऐसे ही 9 तक थे। उसके बाद 9 के बाद जैसे ही अगला 10th अल्फ़ाबेट आता तो वो 0 फिर से हो जाता, यानी कि 0 से 9 तक अल्फ़ाबेट की काउंटिंग थी। उसके बाद जैसे ही अगला अल्फ़ाबेट आता वहाँ पे वो वापस से 0 हो जाता। ऐसे करके इस कोड को डिकोड किया गया था। कोड को डिकोड करने के बाद जो अक्षर निकला वो था INDIAGATS। यहाँ पे S नहीं होकर E होना चाहिए था, लेकिन शायद किसी गलती की वजह से ये S था, यानी कि इंडिया गेट को आतंकवादी टारगेट करना चाहते थे। इसके अलावा वहाँ था 25 फरवरी 2003, यानी कि 25 फरवरी 2003 को इंडिया गेट पर कुछ बड़ा होने वाला है, आतंकवादी कुछ बड़ी साजिश कर रहे हैं। जब इस कोड को डिकोड कर लिया गया तो उसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई। पार्लियामेंट अटैक हो चुका था और अब दिसंबर 2003 में फिर से इंडिया गेट पर अटैक की संभावना थी। करीब 14-15 महीने का ही समय बीता था, इसलिए स्पेशल सेल पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई। उस समय होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी थे। 22 फरवरी 2003 को लालकृष्ण आडवाणी, जो कि उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग देर रात तक चली। उसके बाद जब सुबह लोग इंडिया गेट पहुंचे तो नज़ारा ही कुछ अलग था। 23 फरवरी को सुबह सुबह ही वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय कर दी गई थी, यानी कि आर्मी को पूरी तरह से इंडिया गेट की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया था। अब आम जन को उसके पास भी जाने नहीं दिया जा रहा था और दूर दूर तक आर्मी के जवान तैनात थे। 23 फरवरी 2003 के बाद से आज तक इंडिया गेट की सुरक्षा उसी तरह से की जा रही है और वहाँ पे आज भी आम जन को पास में जाने नहीं दिया जाता। इंडिया गेट को छूने की अब या पास में जाने की इजाज़त नहीं है। 23 फरवरी 2003 की उस शाम के बाद उस ईमेल आईडी पर फिर कभी कोई आज तक मेल नहीं आया है। इसका मतलब वो ईमेल आईडी डीएक्टिवेट हो चुकी थी, यानी कि आतंकवादियों को पता चल गया था कि सरकार और इंटेलिजेंस को इस बारे में खबर लग चुकी है कि आतंकवादी कुछ प्लान कर रहे हैं, उनका इंडिया गेट के लिए कुछ प्लान है। तो इससे इस तरह से पुलिस की सतर्कता, स्पेशल सेल की सतर्कता और एसीपी प्रदीप कुशवाहा के उस दोस्त विवेक ठाकुर की सतर्कता और उसने जो डिकोड किया उसकी वजह से ये इंडिया गेट बच गया, आतंकवादी हमला होने से बच गया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि उस दिन अगर वो कोड डिकोड नहीं हो पाता, विवेक ठाकुर वहाँ नहीं आता या इंटेलिजेंस के अदर जो एक्सपर्ट्स है वो उस कोड को डिकोड नहीं कर पाते, तो शायद आज मंजर कुछ और ही होता। एक सच्चाई ये भी है कि जो सरकार में फ़ंड रिलीज़ करवाने के लिए या परमिशन के लिए जो समय लगता है वो भी एक तरह से हमारी इंटेलिजेंस के लिए, पुलिस के लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो उसमें धीरे धीरे सुधार किया भी जा रहा है और किया भी जाना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी, किस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडिया गेट को आतंकवादी हमले से बचाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करना, और अगर आप और कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।